Hi everyone and welcome back. Today's chapter is an important one, assessment and audit. इसमें से आप अराउंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड थियोरी। तो बिल्कुल इस चैप्टर को इग्नोर मत करना। मैं पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको दूंगी कि कौन सा टैक्सपेयर के साथ कौन सा असेसमेंट होता है, कब होता है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, एंड इन अ वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज मैनर आपको रिविजन करने में भी इजी होगा एंड एग्जाम में लिखने में भी यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर वेरी वेल एंड राइट द आंसर इन अ प्रॉपर फॉर्म। सो पहले कंसेप्चुअली समझते हैं। मैंने चैप्टर को 2 हिस्सों में बाँटा है। फर्स्ट इज़ असेसमेंट एंड सेकंड इज़ ऑब्वियसली ऑडिट। अब ये 59-60 को 2 मिनट के लिए छोड़ दो। नाउ लेट्स टेक वन टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल मतलब वो पर्सन जिस पे टैक्स की लायबिलिटी तो है, भले वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि भले ही आप पे टैक्स लायबिलिटी है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हो, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं हमारे नेट से। वी विल ऑलवेज मेक यू लायबल। इसलिए अनरजिस्टर्ड हुए तो भी यू विल बी अ टैक्सेबल पर्सन। सो लॉ सेज कि अगर एक टैक्सेबल पर्सन है और वो रजिस्टर्ड भी है, उसने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, प्लस वो रेगुलरली रिटर्न्स भी फाइल कर रहा है। नाउ जस्ट सो यू नो, जीएसटीआर 1 इज नॉट अ रिटर्न, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटीआर 3B इज अ रिटर्न। सो हमारे मंथली 2 रिटर्न्स नहीं होते, मंथली हमारा एक ही रिटर्न होता है विच इज जीएसटीआर 3B। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव एनुअल रिटर्न विच इज जीएसटीआर 9। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आगे की वीडियो में आपको समझ में आएगा। सो अगर कोई टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड है प्लस रेगुलरली रिटर्न्स फाइल कर रहा है, फिर भी डिपार्टमेंट को एक बार चेक करना है कि उसके रिटर्न्स करेक्ट है या नहीं, तो उसकी होती है स्क्रूटिनी। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से टैक्सपेयर के साथ क्या होता है। तो एमसीक्यू में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के हिसाब से लिखना है या स्क्रूटिनी के हिसाब से लिखना है। सो यू शुड नो कि कौन सा टैक्सपेयर के साथ डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकता है। सो अगर रजिस्टर्ड प्लस फाइलर है तो उसके साथ स्क्रूटिनी होगी। अगर रजिस्टर्ड है लेकिन रेगुलरली रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहा, तो डिपार्टमेंट को अगर उसकी लायबिलिटी डिटरमिन करनी हो तो दे विल यूज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वो क्या होता है विल सी इन द कमिंग पार्ट। एंड सिमिलरली अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है, उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, वो अनरजिस्टर्ड है, तो भी उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। लेकिन ये दोनों असेसमेंट अलग अलग होते हैं। ये सेक्शन 62 में होता है पहला वाला, एंड ये वाला सेक्शन 63 में होता है। विल सी कि इसमें क्या क्या होता है। बेसिकली टू जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू, इस चैप्टर में हम इतने सेक्शंस पढ़ने वाले हैं: 59, 60, 61, 62, 63, 64 इन असेसमेंट एंड 65, 66 इन ऑडिट। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि असेसमेंट क्या होता है। अब ये सब असेसमेंट्स बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं, साल 2 साल चलते हैं। लेकिन अगर डिपार्टमेंट को इतना वेट नहीं करना है, तो वो शॉर्टकट में एक असेसमेंट करते हैं जिसको हम समरी असेसमेंट बोलते हैं। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है। और उसके बाद ऑडिट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट, एक ऑडिट जो डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज करती है एंड एक स्पेशल ऑडिट होता है जो डिपार्टमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करके आपको ऑडिट करवाता है। सो वो भी हम देखेंगे। अब पहले ये सेक्शन 59 एंड 60 के बहुत सिंपल कंसेप्ट है, उनको निपटा देते हैं। सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट सेल्फ असेसमेंट। तो बेसिकली जीएसटी एक ऐसा लॉ है जहाँ पे आपको ही खुद अपनी लायबिलिटी डिटरमिन करनी है कि यस ये मंथ हो गया, अप्रैल का मंथ मेरा हो गया। अब मैं देखती हूँ अप्रैल में मैंने कितना सेल किया, कितना परचेज किया और कितनी मेरी लायबिलिटी है, कितना आईटीसी है, नेट मुझे कितना पेमेंट करना है। खुद ही रिटर्न्स भरो, खुद ही पेमेंट करो एंड द असेसमेंट इज डन। उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। सो द assessee or the taxpayer has to self assess the tax payable and then file the return। बस इस कंसेप्ट को बोलने के लिए बनाया है सेक्शन 59। सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट। अब समझो मैं कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज मैन्युफैक्चर करती हूँ कि उसका जो रेट है वो फिक्स ही नहीं है। मतलब suppose there is I manufacture or I trade in coal and there are n number of types of coal. Now this example I have seen in practical life as well. So steam coal, bituminous coal, coking coal, steaming coal, ऐसे बहुत चीजें होती है और उनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि उसका वेट इतना होना चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ये सब चीजों से डिटरमिन होता है कि उस पे रेट कौन सा लगेगा। और ये सब डिटरमिन करने के फैक्टर्स को कंसिडर करना, ये सब साइंटिफिक फॉर्मूलाज वगैरह यूज होता है। सो बेसिकली मुझे आपको इतना ही बताना है कि देयर कैन बी अ केस वेयर अ पर्सन कैन नॉट डिटरमिन उसके गुड्स पे या उसके सर्विसेज पे कौन सा रेट लगाना चाहिए जीएसटी का, या फिर उसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो कैसे डिटरमिन होनी चाहिए। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें रह सकती है जिससे आप ये ना डिटरमिन कर पाओ कि आपका रेट कौन सा है या फिर आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो डिपार्टमेंट बोलती है ठीक है,
आपको कंफ्यूजन है, इसकी वजह से आप टैक्स ना भरो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आप प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे कर दो। मतलब क्या होता है, इन दोनों में से अगर एक चीज हो गई वैल्यू एंड रेट में से, तो आपको प्रोविजनल बेसिस पे, मतलब टेम्पररी या फिर जब तक फाइनल नहीं होता तब तक वाला पेमेंट को प्रोविजनल। सो आप प्रोविजनल बेसिस पे पेमेंट कर दो और एक एप्लीकेशन भेज दो हमें रीजन के साथ कि आपने क्यों प्रोविजनल बेसिस पे पेमेंट किया है। तो सपोज मेरी ऐसी केस है, आई ट्रेड इन कोल एंड आई एम नॉट एबल टू डिटरमिन कि कौन सा रेट इस पे लगना चाहिए। तो मैंने प्रोविजनल बेसिस पे, मुझे लगा 12% लगना चाहिए, तो मैंने 12% टैक्स पे कर दिया, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दिया कि ऐसा ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना एप्लीकेशन अंडर 60, मतलब यही वाला प्रोविजनल असेसमेंट वाला एप्लीकेशन मैंने कर दिया। देन पीओ, पीओ मीन्स प्रॉपर ऑफिसर। सो अंडर जीएसटी ईच टैक्स पेयर इज असाइंड विथ हिज ओन ऑफिसर, मतलब जब मैं पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेती हूँ तो एक ऑफिसर मुझे असाइन हो जाता है। तो अगर मैं कोई रिफंड फाइल करती हूँ या फिर मुझे कोई नोटिस आती है, तो सारा कम्युनिकेशन उसी ऑफिसर के साथ होता है। एक तो वो सेंटर का होता है या तो वो स्टेट का होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर ऑफिसर, पीओ। तो मैंने एप्लीकेशन कर दिया, ऑब्वियसली वो जाएगा पीओ के पास। फिर पीओ मुझे नोटिस इशू करेगा जिसमें वो मुझे पूछेगा कि अच्छा क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसके कुछ डेटा वगैरह चाहिए तो वो सब मांग लेगा। उस नोटिस का taxpayer will file reply online. Under GST, majority of the things happen online through the portal. कुछ भी सबमिशन करना हो, नोटिस का रिप्लाई देना हो, आप पोर्टल से ही इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। एंड इफ द पीओ वांट्स, ही मे आस्क यू टू अपीयर इन पर्सन। तो कुछ नहीं, हमने एप्लीकेशन किया, नोटिस आई, हमने नोटिस को ऑनलाइन रिप्लाई दे दिया। अब जब से मैंने एप्लीकेशन किया तब से 90 डेज में एक ऑर्डर पीओ ने इशू करना मैंडेटरी है। Now, what order is this? Please note, this is not a final order. This is just a, you can say, provisional or temporary order which allows payment of tax on provisional basis. मतलब अभी तक ऑफिसर ने बस इतना माना है कि यस आपका टैक्स प्रोविजनल बेसिस पे है, हम आगे जाके देखेंगे कि फाइनल लायबिलिटी क्या आएगी। सो दिस इज नॉट अ फाइनल ऑर्डर। एप्लीकेशन, notice, reply to the notice, and within 90 days of application you will get a order. और ये ऑर्डर इशू करना डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है। तो ये ऑर्डर इशू हो गई। इस ऑर्डर में क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू या रेट पे प्रोविजनल बेसिस पे पे हुआ है, एंड इसके साथ साथ डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट्स वन बॉन्ड एंड सिक्योरिटी। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने 12% टैक्स लगाया मेरे कोल पे, लेकिन 18 भी हो सकता है। तो जो डिफरेंशियल 6% है उसके लिए डिपार्टमेंट विल आस्क यू टू गिव अ बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे टैक्स पेयर खुद को बाइंड करता है, मतलब प्रॉमिस करता है काइंड ऑफ, कि अगर कोई डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी आएगी तो वो पे कर देगा। कब, जब फाइनलाइजेशन हो जाएगा तब। सो अभी 12% कर रही हूँ, अगर एडिशनल 6% पे करने पड़े तो मैं पे कर दूंगी, ऐसा स्टेट करने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है बॉन्ड। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, उसके साथ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी बैंक गारंटी के फॉर्म में होती है, एंड जितने वैल्यू का बॉन्ड होता है उससे मैक्सिमम 25% की ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आपसे ले सकता है। सपोज मेरा डिफरेंशियल 6% कम्स टू 1000, 10,000 रुपीज, तो मैक्सिमम 2500 रुपीज की ही बैंक गारंटी डिपार्टमेंट मुझसे ले सकता है। सो बताना मुझे आपको बस यही है कि जब ये ऑर्डर आ जाता है अलाउिंग प्रोविजनल बेसिस वाला पेमेंट, उसके साथ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी भी होती है, एंड सिक्योरिटी विल बी मैक्सिमम 25% ऑफ वैल्यू बॉन्ड। ओके, तो यहाँ तक प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। एप्लीकेशन, फिर नोटिस, फाइल रिप्लाई ऑनलाइन, ऑर्डर आएगी प्रोविजनल, और उस प्रोविजनल ऑर्डर के 6 महीने का टाइम के बाद 6 महीने का टाइम है डिपार्टमेंट को इशू फाइनल ऑर्डर कि यस आपका सप्लाई इस कैटेगरी में फॉल करता है ना, आपको ये रेट बनना चाहिए, फिर आपकी ये वैल्यू ऑफ सप्लाई होना चाहिए। So after provisional order, department will get 6 months to issue the final order. And order is communicated by way of a notice. और उस ऑर्डर में फाइनल अमाउंट दी जाती है कि आपको कितना टैक्स पे करना चाहिए था। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट बोले नहीं 12 नहीं, आपको तो 5% में बैठता है कोई, तो आपको उस केस में टैक्स रिफंडेबल हो जाएगा, आपको उस टैक्स का रिफंड भी मिल जाएगा। अब उस रिफंड पे इंटरेस्ट वगैरह कैसे मिलेगा वो भी हम देखेंगे। अब ये जो पीरियड ऑफ 6 मंथ्स था, यहाँ पे जो मैंने 6 मंथ्स बोला था, वो 6 मंथ्स का पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। और उसके क्या कंडीशन है, अगर जॉइंट कमिश्नर या फिर एडिशनल कमिश्नर एक्सटेंड करते हैं, उनको सफिशिएंट रीजन वगैरह देना पड़ता है ऑब्वियसली, तो एडिशनल 6 मंथ्स आपको मिल सकते हैं। और अगर कमिश्नर के पास गए आप लेके कि एक्सटेंशन चाहिए, तो वो मैक्सिमम अप टू 4 एडिशनल ईयर्स आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं। ओके,
फिर मैंने आपको बोला कि अगर टैक्स आपने जो पे किया वो ज़्यादा है, तो आपको रिफंड भी मिलेगा। सो सॉरी, लेट्स टेक द अदरवाइज केस पहले, कि जितना पेएबल था, सपोज पेएबल था एट द रेट ऑफ 18% और मैंने पे किया 12%, तो मुझे एडिशनल टैक्स अभी पे करना है। उस केस में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब एक चीज आप सब लोग याद रखो कि जब भी जीएसटी में कुछ इंटरेस्ट पे करना रहा, हमेशा यू कैन से इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, क्योंकि ये एक ही इंटरेस्ट है जो 99.99 केसेस में ये यही इंटरेस्ट लगता है जीएसटी में। एंड एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी कि आप सेक्शन भी कोट कर रहे हो, आप उसको आपको फेवर मिलेगा उस चीज का कि आप सेक्शन कोट कर रहे हो। और आपको बस यही याद रखना है कि जब भी इंटरेस्ट है, इट विल बी सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड द रेट विल बी 18%, जब भी आपको पे करना हो। तो वो वाला इंटरेस्ट आएगा। और कब से आएगा? उस डेट से जब टैक्स पेएबल था, मतलब ओरिजिनली जब आपने प्रोविजनल बेसिस पे किया था, उस डेट से टिल टुडे, टिल द डेट यू आर एक्चुअली पेइंग, मतलब पूरा ये सारा पीरियड कवर होगा, ये सारा जो मैं बोल रही हूँ, ये सारा पीरियड उसमें कवर हो जाएगा आपके इंटरेस्ट में। ये कब? जब आपने शॉर्ट पेमेंट किया हो। नाउ द अदर केस, जहाँ पे आपने 12% किया था और डिपार्टमेंट ने बोला कि अरे 5% ही करना है, तो उस केस में आपको रिफंड मिलेगा। तो रिफंड में हमेशा डिपार्टमेंट कम इंटरेस्ट देता है। रिफंड में यू विल गेट 6% और 9%। तो 6% 9% कब मिलता है? तो ये मैंने अपने रिफंड के वीडियोस में समझाया है। जब आपको नॉर्मल प्रोसीडिंग्स की वजह से इंटरेस्ट मिल रहा है डिपार्टमेंट के, तो आपको 6% मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऑर्डर पास हुई हो, आपने प्रॉपर लिटिगेशन किया हो, अपील्स की हो, उसके बाद अगर आपको रिफंड मिल रहा है, तब रेट होता है 9%। और ये कब से मिलता है? इट कम्स फ्रॉम 61st डे ऑफ द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। मतलब जो फाइनल ऑर्डर होती है, फाइनल असेसमेंट मतलब प्रोविजनल बेसिस वाले नहीं, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, उसके बाद 60 दिन छोड़ दो, वो 60 दिन में पैसे नहीं आए तो 61st डे से इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कैसा था कि आपको डे वन से इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि आपको पे करना है। लेकिन सेकंड वाले केस में डिपार्टमेंट आपको दे रहा है, तो वो असेसमेंट के बाद भी 60 दिन ले रहे हैं, और उसके बाद आपको 6% या 9% से इंटरेस्ट देंगे कम 61st डे टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट ऑफ द अमाउंट। सो दिस वाज अबाउट प्रोविजनल असेसमेंट। एंड एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको जो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी देनी पड़ती है, वो सिक्योरिटी सपोज आप जीत गया, आपका केस क्लोज हो गया, तो वो सिक्योरिटी रिलीज करवानी पड़ती है। तो बस एक एप्लीकेशन कर दो, 7 दिन में प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर इशू कर देगा, आपकी सिक्योरिटी रिलीज हो जाएगी। सो दिस वाज प्रोविजनल असेसमेंट। ये तो बहुत छोटे कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, सेल्फ असेसमेंट एंड प्रोविजनल असेसमेंट। सो वी हैव कवर्ड बोथ ऑफ देम यहाँ पे। दिस इज डन एंड दिस इज डन। अब मेन वाले पार्ट पे आते हैं। In this lecture, I'm going to cover only section 61 scrutiny, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबे कंसेप्ट जाएंगे और आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि किसने क्या पढ़ा था। So let's start with scrutiny. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, वो पर्सन, टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्टर्ड भी है, रिटर्न्स भी रेगुलरली फाइल कर रहा है, उसके साथ होती है स्क्रूटिनी। मतलब डिपार्टमेंट को बस चेक करना है कि जो भी आपने रिटर्न्स में डिस्क्लोज किया है वो करेक्ट है या नहीं। उस केस में होती है स्क्रूटिनी। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे उन्होंने वही मेंशन किया है कि रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन मे बी सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटिनी। हर एक की स्क्रूटिनी नहीं होती। आप सैंपल बेसिस पे या फिर डिपार्टमेंट के पास सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ से चीजें हाईलाइट होती है, फ्लैग होती है, कुछ चीजों का कंप्यूटेशन होता है, उस बेसिस पे नोटिस जाती है। तो हर एक को नोटिस स्क्रूटिनी की नहीं आती, कुछ कुछ लोगों को ही आती है। तो स्क्रूटिनी क्यों होती है? टू वेरीफाई द करेक्ट। मतलब यहाँ पे हमेशा फ्रॉड वाला इंटेंशन नहीं होता, डिपार्टमेंट को यही नहीं लग रहा होता कि आपने कुछ गलत किया है, उनको बस देखना है कि जो किया है वो करेक्ट ही है ना। ओके, सो नाउ ये छोटे से डायग्राम में मैंने सारा प्रोसेस कवर किया है स्क्रूटिनी का। तो लेट्स सी क्या होता है, और अब बस ये डायग्राम याद कर लो, आपको सारे आंसर्स लिखने आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने रिटर्न्स फाइल किए, लेकिन उस फाइल किए हुए रिटर्न्स में कुछ तो डिस्क्रिपेंसी मिली प्रॉपर ऑफिसर को। अब डिस्क्रिपेंसी क्या मिली? सबको पता है कि जो क्रेडिट, जो आईटीसी हम लेते हैं इन जीएसटीआर 3B, यू हैव टू मैच इट विद जीएसटीआर 2B। पहले इट वाज जीएसटीआर 2, नाउ इट इज जीएसटीआर 2B। तो आप 2B से ज्यादा क्रेडिट नहीं ले सकते। लेकिन सपोज किसी मंथ में ऐसा हो गया कि आपने जो क्रेडिट लिया था वो 2B से ज्यादा था, 3B वाज मोर देन 2B, तो डिस्क्रिपेंसी मिली। सो पहले ये चीज हाईलाइट होगी प्रॉपर ऑफिसर को। फिर प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस भेजेगा, और उस नोटिस को आपको 30 डेज में रिप्लाई करना है। ना ये रिप्लाई भी ऑनलाइन ही फाइल करना है। 30 डेज कब से? फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस। तो जब से आपको, जब उन्होंने आपको नोटिस सर्व की। अब आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक होता है, सारे डेट सेम ही होते हैं, फिर भी जस्ट रिमेंबर कि फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस यू विल गेट 30 डेज
So file a reply to that notice. अब रिप्लाई में दो चीजें हो सकती है, एक तो एक्सेप्ट करना कि यस आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है, हमसे गलती से ज्यादा क्रेडिट लिया गया है, हम क्रेडिट रिवर्स कर देंगे या फिर लायबिलिटी पे कर देंगे। तो पहली चीज ये है कि यस ओके हमसे गलती हो गई, एक्सेप्ट एंड पे। अगर ऐसा होता है तो ये प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वैसा नहीं है, अगर हमारा जेन्युइन कोई रीजन है जिसकी वजह से हमारा 3B ज्यादा हो गया था 2B से, अब ये बस एक एग्जांपल है, दूसरी भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, तो हम फर्निश करेंगे एक एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग नॉन एक्सेप्टेंस कि व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी मेंशन्ड बाय देम। हम पूरा ठीक से एक्सप्लेन करेंगे। 30 डेज है हमारे पास रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो हमने भेज दिया उनको हमारा रिप्लाई। उसके बाद क्या हो, अगर प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड कि जो भी यस यस इसमें जो इस रिप्लाई में जो भी दिया है सब करेक्ट है, जेन्युइनली ये केस है एंड ऐसा हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो वो इन्फॉर्म कर देगा आपको कि यस ही एक्सेप्ट्स योर रिप्लाई एंड नो फर्दर एक्शन विल बी टेकन। तो यहाँ पे भी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अभी तक हमने दो क्या बोलूं, दो सिनारियोज देखे जहाँ पे ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। एक तो हम एक्सेप्ट करके पे कर रहे हैं एंड सेकंड प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया कि जो आपने ये दिया था, रीजन दिया था, वो ओके है, ही इज ओके विद दैट, वो जेन्युइन लग रहा है उसको। बट सपोज ही इज नॉट सेटिस्फाइड, उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा आपका वाला एक्सप्लेनेशन, तो वो क्या करेगा, तो वो आगे चार चीजें कर सकता है। एक तो वो आपको ऑडिट निकालेगा या फिर आपका स्पेशल ऑडिट करवाएगा। स्पेशल ऑडिट क्या होता है, विल बी कवर्ड, लेकिन बेसिकली ही अपॉइंट सम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट योर अकाउंट्स। सो पहला ऑडिट जो है वो खुद से करता है, सेकंड ऑडिट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से करवाता है, थर्ड इंस्पेक्शन सर्च सीजर ऐसी चीजें हो सकती है आपके साथ, या फिर सेक्शन 73-74। ना 73-74 आर डेंजरस सेक्शंस जहाँ पे आपको आप पे फ्रॉड के एलिगेशन वगैरह लग सकते हैं। ये जो पार्ट है, अब हर एक कंसेप्ट में आपको 73-74 आएगा, वो डिमांड्स एंड रिकवरी वाला पार्ट है, लेकिन वो मैं सेपरेट से कवर करूंगी क्योंकि वो यहाँ पे मर्ज हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बस ये समझ लो कि 73-74 इज समथिंग रिलेटेड टू फ्रॉड और सम सीरियस एलिगेशन ऑन द टैक्स पेयर, एंड वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का एक्शन है जो डिपार्टमेंट लेता है, तो वो भी डिपार्टमेंट आपके साथ कर सकता है। बेसिकली आपको स्क्रूटिनी में इतना ही समझना है कि स्क्रूटिनी की प्रोसीजर बस इतनी है। उसके बाद एक तो चीज क्लोज हो जाएगी, या तो आप ये बाकी वाली चीजों में फंस जाओगे, ऑडिट इंस्पेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन स्क्रूटिनी वाली चीजें बस यहाँ तक है कि वो आपको एक नोटिस भेजता है, आपको उस पर रिप्लाई करना है। इफ ही सेटिस्फाइड ओके, इफ इज नॉट सेटिस्फाइड ही कैन डू ऑल दीज थिंग्स, ऑडिट स्पेशल ऑडिट इंस्पेक्शन 73। तो यस दिस वाज इट, दिस वाज पार्ट 1 ऑफ असेसमेंट। हमने कवर किए हैं सिर्फ 3 सेक्शंस, लेकिन इट्स अ गुड स्टार्ट। We covered section 59, 60 and 61 of scrutiny. The rest part of this chapter will be covered in the subsequent videos. Make sure to watch them क्योंकि बाकी की चीजें भी बहुत ज्यादा important है, ये तो बस एक introduction type of चीज थी। This was it. Thank you so much and bye bye.